हिताश्व कुमार सहायक आचार्य ABST श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 विषय ABST प्रश्न पत्र प्रथम अंकेक्ष में प्रबंध लेखांकन में हमने अंकेक्ष के दायित्व में लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर अंकेक्ष के दायित्व के बारे में हमने दीवानी दायित्वों के बारे में अध्ययन किया और दीवानी दायित्व में आपको बताया था कि दीवानी दायित्व दो प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है, नियोक्ता के प्रति और तीसरे पक्ष के प्रति। नियोक्ता के प्रति को फिर 3 भागों में बांटा जा सकता है, लापरवाही के लिए, कर्तव्य भंग के लिए दायित्व और कंपनी विधान के अंतर्गत दायित्व। इनका हमने विस्तार से अध्ययन किया। इसके दौरान जो भी न्यायालय के मुकदमे थे उनका भी अध्ययन किया, तृतीय पक्ष के संबंधी भी जितने भी थे उनका भी अध्ययन किया। और आज हम जो दूसरे प्रकार के कंपनी अंकेक्ष के दायित्व हैं, अपराध दायित्व, क्रिमिनल लायबिलिटीज, उसका अध्ययन करेंगे। और क्रिमिनल लायबिलिटीज अपराध दायित्व को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कंपनी विधान के अंतर्गत दायित्व, दूसरा है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दायित्व। इस प्रकार अपराध दायित्व जो क्रिमिनल लायबिलिटी हैं उनको 2 भागों में बांट सकते हैं, कंपनी विधान के अंतर्गत और दूसरा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। जो दायित्व हमने अब तक पढ़े और अपराध दायित्व के बारे में हम अध्ययन करें, उसमें कंपनी विधान के अंतर्गत अपराध दायित्व पहला, उसमें प्रथम बिंदु है धारा 26 का उल्लंघन करने पर। यदि अंकेक्षक धारा 26 का उल्लंघन करता है तो वो कंपनी विधान के अंतर्गत अपराध दायित्व के जिम्मेदार होगा। धारा 26 ये बतलाती है कि कंपनी द्वारा जारी किए गए परिविवरण में ऐसी किसी भी विशेषज्ञ का विवरण शामिल नहीं किया जाएगा जो कंपनी की स्थापना, परिवर्तन या प्रबंधन में शामिल हो अथवा हित रखता हो। ऐसा विशेषज्ञ जो कंपनी की स्थापना के या प्रवर्तन में या प्रबंधन में शामिल हो या वो उसमें हित रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम धारा 19 के तहत सम्मिलित नहीं करते। ये विशेषज्ञ एक इंजीनियर हो सकता है, एक मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति हो सकता है, एक अकाउंटेंट हो सकता है, अथवा ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसका व्यवसाय उसे ऐसे विवरण देने के लिए अधिकृत करता हो। इसमें चार्टेड अकाउंटेंट भी आ जाता है। यदि उक्त धारा का जो 26 है उसका उल्लंघन किया जाता है तो जानबूझकर दोष करने वाले व्यक्ति को, यदि धारा 26 का उल्लंघन करता है तो जानबूझकर दोष करने में कोई व्यक्ति दोषी इसके प्रति दोष उत्पन्न करता है तो उसे 3 वर्ष की सज़ा दी जा सकती है अथवा कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना, और जो कि 3 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। और यदि ये दोनों सज़ाएं अथवा दंड दिया जा सकता है। अर्थात हम ये कहें कि धारा 26 का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति चाहे वो जानबूझकर करे, यदि वो व्यक्ति दोष करता है, कर्तव्य का उल्लंघन करता है, दायित्व निर्वहन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 3 वर्ष की सज़ा दी जा सकती है अथवा कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। और इस जुर्माने की राशि को 3 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। और एक ही नहीं, ये दोनों सज़ाएं का दंड भी दिया जा सकता है, उस पर सज़ा भी की जा सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है। दूसरा है धारा 147 के अंतर्गत दायित्व। कंपनी विधान के अंतर्गत अपराध दायित्व में पहला क्या था, धारा 26 का उल्लंघन करने पर
और दूसरा है धारा 147 के अंतर्गत दायित्व। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 147(2) में यदि कंपनी का अंकेक्षक धाराएं 139, 143, 144 तथा 145 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस पर कम से कम 25,000 रुपये का जुर्माना जो कि 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। अर्थात धारा 147 के अंतर्गत जो धाराएं बताई हैं, 147 जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 147(2) है, और यदि उसमें कंपनी अंकेक्षक की जो धाराएं हैं 139, 143, 144 तथा 145, इनमें जो प्रावधान दिए हुए हैं उनका यदि उल्लंघन करता है तो उसे कम से कम 25,000 रुपये का जुर्माना और इसको बढ़ा के 5 लाख तक किया जा सकता है उसमें। तीसरा है निरीक्षक को सहायता नहीं देने पर। यह कंपनी विधान की धारा 94(4) के अंतर्गत है और इसमें कोई भी अंकेक्षक केंद्रीय सरकार द्वारा किसी कंपनी के मामलों का अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किए गए निरीक्षक को बिना किसी उचित कारण के कोई पुस्तक या कागज पत्र देने या निरीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने से इनकार कर देता है तो न्यायालय द्वारा अंकेक्षक को एक निश्चित तारीख से पूर्व वह सब पुस्तकें तथा पत्र देने के लिए आदेश दिया जा सकता है। और यदि अंकेक्षक न्यायालय के इस आदेश की अवहेलना करता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा की जा सकती है और जब तक अपराध जारी रहेगा उसके प्रथम दिन को छोड़कर शेष दिनों के लिए 1,000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माने की सजा दी जा सकती है। अर्थात हम ये कहें कि निरीक्षक को सहायता नहीं देने पर अंकेक्षक के जो और न्यायालय का जो निर्णय है उसकी पालना नहीं करने पर एक निश्चित तारीख तक तो न्यायालय उस आदेश की अवहेलना करता है यदि अंकेक्षक न्यायालय के निर्णय की तो उस पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा की जा सकती है और जब तक वो अपराध जारी रहेगा उसके प्रथम दिन को छोड़कर शेष दिनों के लिए 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने की सजा दी जा सकती है उसको। चौथा है खातों में जालसाजी करने पर जो धारा 336 के अंतर्गत है। यदि खातों में अंकेक्षक द्वारा किसी प्रकार की कोई जालसाजी कर जाता है अंकेक्षक के द्वारा तो उसका दायित्व है धारा 336 में कि यदि एक ऐसी कंपनी का अंकेक्षक जिसका समापन हो रहा है, कंपनी का समापन हो रहा है, उस अंकेक्षक का दायित्व है कि किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से कंपनी की पुस्तकों को, कागज पत्रों को या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, छिपाता है या उसमें झूठी पुष्टियां करता है। यदि इस तरह की गतिविधियां में यदि अंकेक्षक लिप्त होता है तो उसे कम से कम 3 वर्ष की सज़ा और इसे 5 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। 3 वर्ष तो कम से कम है लेकिन इस सज़ा को बढ़ाया जा सकता है, वो 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और उसमें कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना किया जा सकता है और इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक भी किया जा सकता है। अर्थात ये दोनों सजाएं भी उसको दी जा सकती हैं। अतः हमने खातों की जालसाजी करने धारा 336 में स्पष्ट है कि यदि कंपनी अंकेक्षक जो कंपनी समापन की ओर है, समापन हो रहा है उसका, उसमें यदि अंकेक्षक द्वारा किसी कंपनी के पुस्तकों या कागज पत्र हैं या प्रतिभूतियां हैं आदि नष्ट करता है या वो छिपाता है या किसी प्रकार की उन खातों में झूठी प्रविष्टि करता है तो उसे कम से कम कितने वर्ष की सज़ा दी जा सकती है? 3 वर्ष की। और कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 5 वर्ष तक। और उस पर कम से कम कितना जुर्माना? 1 लाख रुपए तक। और इस कितना बढ़ाया जा सकता है? 3 लाख रुपए तक। और इसमें दोनों सजाएं भी एक साथ दी जा सकती। 5वां है अपराध कार्य के संबंध में दावा करना जो कि धारा 342 के अंतर्गत है। यदि ऐसी कंपनी के संबंध में जिसका समापन हो रहा है, आपको बताया अभी धारा 336 में, और इसका 5वां जो बिंदु है अपराध कार्य के संबंध में दावा करना, वो धारा 342 के अंतर्गत है। और उसमें भी ऐसी कंपनी के संबंध में जिसका समापन हो रहा है, ट्रिब्यूनल को ज्ञात हो, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसको ज्ञात हो कि कंपनी का वर्तमान
या भूतपूर्व अंकेक्षक कंपनी के संबंध में अपराध कार्य का दोषी रहा है तो ट्रिब्यूनल कंपनी के निस्तारक लिक्विडेटर्स हैं जो को आदेश दे सकता है कि वह स्वयं दोषी अंकेक्षक के विरुद्ध दावा करे अथवा इस मामले को रजिस्ट्रार को सुपुर्द कर दे। इसके संबंध में ट्रिब्यूनल कंपनी के निस्तारक को आदेश दे सकता है कोर्ट कि या तो वह स्वयं उस दोषी अंकेक्षक के विरुद्ध दावा करे अथवा इस मामले को रजिस्ट्रार को सपोर्ट कर दे। और छठा है इसमें रिपोर्ट आदि में मिथ्या कथन के लिए सजा। यदि वो रिपोर्ट में कोई मिथ्या कथन लिख देता है तो उसके लिए सजा है और वो सजा का प्रावधान धारा 448 में है। यदि अंकेक्षक किसी विवरण जो रिटर्न है, रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, चिट्ठा, परिविवरण या अन्य किसी प्रपत्र में कंपनी विधान की आवश्यकताओं के अनुसार कोई बयान देता है और वह बयान जानबूझकर झूठा दिया गया है अथवा इन प्रपत्रों में किसी भी सारभूत तथ्य जो मेटीरियल फैक्ट हैं उनको जानबूझकर छिपा लिया गया है तो उसे धारा 447 के अनुसार कम से कम 6 माह की सज़ा जो कि 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा घोटाले में शामिल राशि तक आर्थिक दंड जिसे 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है की सज़ा दी जा सकती है। यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसको धारा 447 के अनुसार कम से कम 6 माह की और उसकी कितनी बढ़ाई जा सकती है, 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। और घोटाले की जो राशि है उसका आर्थिक दंड उसे दिया जाए वो 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार उसको सजा का प्रावधान है। 7वां बिंदु है इसमें परिविवरण में मिथ्या कथन के संबंध में जो धारा 34 के अंतर्गत है। 1 अप्रैल 1956 के पश्चात निर्गमित परिविवरण में यदि कोई मिथ्या कथन है और अंकेक्षक ने ऐसे परिविवरण के निर्गमन के लिए अधिकार दिया है तो उसे धारा 447 के प्रावधानों के अनुसार सजा दी जाएगी। जो आपको अभी बताया था कि उसको 6 माह की सजा और उसको कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 10 वर्ष तक। और यदि वो घोटाले की राशि में शामिल है तो उसको आर्थिक दंड जो नुकसान हुआ है उसका 3 गुने तक बढ़ाया जा सकता है उसको। और यदि वह प्रमाणित कर देता है कि परिविवरण के निर्गमन के आधार पर उसे विश्वास था कि कथन सत्य था तो वह दायित्व से मुक्त हो जाएगा। यदि ये साबित कर दे कि परिविवरण के आधार पर उसे विश्वास था कि ये कथन सत्य जो उसने कथन कहा वो सत्य है तो दायित्व से मुक्ति हो सकता है। और 8वां जो बिंदु है वह है किसी व्यक्ति को विनियोग करने के लिए उकसाने के संबंध में। किसी व्यक्ति को यदि कंपनी में विनियोग करने के लिए उकसाता है, प्रोत्साहित करता है या उसे कहता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो इस संबंध में धारा 36 के रूप में जो दायित्व है वो है। यदि कोई अंकेक्षक किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के अंश वर्ण पत्र खरीदने के लिए या तो खरीदने के लिए या बेचने के लिए या अभिगोपित करने के लिए कपटपूर्ण ढंग से उकसाता है तो उसे धारा 447 के प्रावधान के अनुसार सजा दी जाएगी जो आपको बताया था अभी उसके अनुसार। और 9वां है झूठी गवाही देने पर। यदि वो झूठी गवाही दे देता है तो इसका जो दंड का प्रावधान है वो धारा 449 के में है। और वो ये है कि यदि कोई अंकेक्षक शपथ पूर्वक जांच के समय जानबूझकर झूठी गवाही दे देता है तो उसे कम से कम 3 वर्ष का कारावास और जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा साथ ही आर्थिक दंड के रूप में उसे 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। और ये दोनों सजाएं भी उसको दी जा सकती हैं। अर्थात हम ये कहें कि यदि कोई अंकेक्षक जब शपथपूर्वक जांच में जानबूझकर झूठी गवाही दे देता है जो कि धारा 449 में प्रावधान है उसके खिलाफ दंड का, उसे कम से कम 3 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है और उसके 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा उसको आर्थिक दंड के रूप में भी 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती। और भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत अंकेक्षक को
सपराध दायित्व क्या क्या हैं, ये जो दूसरा बिंदु था उसका अध्ययन करें। उसमें अंकेक्षक को अन्य व्यक्तियों के समान भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी दोषी ठहराया जा सकता है और इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, यदि अंकेक्षक झूठी गवाही फॉल्स एविडेंस दे देता है तो उसे धारा 191 के अंतर्गत अपराधी ठहराया जा सकता है। यदि अंकेक्षक झूठी गवाही दे देता है तो धारा 191 है जिसके अंतर्गत अपराधी को उसको आपराधिक रूप ठहराया जा सकता है। दूसरा है, अंकेक्षक को जानबूझकर झूठा प्रमाण पत्र देने पर धारा 597 के अंतर्गत अपराधी ठहराया जा सकता है। यदि वो अंकेक्षक जानबूझकर जानते हुए भी झूठा प्रमाण पत्र दे देता है तो धारा 597 के अंतर्गत उसे अपराधी ठहराया जा सकता है। और तीसरा है, यदि अंकेक्षक कंपनी की संपत्ति का गैर कानूनी ढंग से उपयोग करता है। अंकेक्षक है वो कंपनी की संपत्ति को कानूनी रूप से नहीं, गैर कानूनी रूप के ढंग से उसका उपयोग करता है तो उसे उस परिस्थितियों के अनुसार धारा 403 या धारा 405 के अंतर्गत अपराधी ठहराया जा सकता है। यदि वो संपत्तियों का उपयोग है वो गैर कानूनी ढंग से करता है अंकेक्षक, तो उन्हें जैसी परिस्थिति हैं उस परिस्थितियों के अनुसार धारा 403 या धारा 405 के अंतर्गत अपराधी ठहराया जा सकता है। चौथा है, यदि अंकेक्षक धोखा देकर कंपनी की प्रतिष्ठा या संपत्ति को हानि पहुंचाता है। अंकेक्षक को धोखा देते कंपनी की प्रतिष्ठा या संपत्ति को हानि पहुंचाता है तो उसे धारा 415 के अंतर्गत अपराधी ठहराया जा सकता है। पांचवा है, यदि अंकेक्षक हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कंपनी की संपत्ति को नष्ट करता है तो उसे धारा 425 के अंतर्गत अपराधी ठहराया जा सकता है। अर्थात पांचवा है, अंकेक्षक को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से यदि कंपनी की संपत्ति को अंकेक्षक नष्ट करता है तो उसे धारा 425 के अंतर्गत अपराधी ठहराया जा सकता है। और छठा बिंदु है, यदि अंकेक्षक जानबूझकर कंपनी के हिसाब किताब में यदि गड़बड़ी करता है तो उसे धारा 477 के अंतर्गत अपराधी ठहराया जा सकता है। इस प्रकार हमने सपराध दायित्व के बारे में जो दूसरा बिंदु था भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत अंकेक्षक को सपराध दायित्व क्या है, वो 6 बिंदु जो हमने स्पष्ट जाना है। आपको बताया कि यदि झूठी गवाही दे देता है तो उसे धारा 191 के अंतर्गत अपराधी ठहराया जा सकता है और यदि वो जानबूझकर झूठा प्रमाण पत्र दे देता है तो धारा 597 के अंदर अपराध ठहराया जा सकता है उसको। और यदि वो अंकेक्षक कंपनी की संपत्तियों को गैर कानूनी ढंग से उपयोग करता है तो उसकी परिस्थिति के अनुसार 403 और 405 के अंतर्गत अपराधी ठहराया जा सकता है। और यदि अंकेक्षक धोखा देकर कंपनी की प्रतिष्ठा संपत्ति को हानि पहुंचाता है तो उसे धारा 415 के अंतर्गत अपराधी ठहराया जा सकता है। और यदि अंकेक्षक हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कंपनी की संपत्ति को नष्ट करता है तो उसे धारा 425 के अंतर्गत अपराधी ठहराया जा सकता है। और छठा था, यदि अंकेक्षक जानबूझकर कंपनी के हिसाब किताब की गड़बड़ी करता है तो उसे धारा 477 के अंतर्गत अपराधी ठहराया जा सकता है। इस प्रकार हमने इस अंकेक्षक के दायित्व में जो अंकेक्षक के 2 प्रकार के दायित्व हैं उनका विस्तार से अध्ययन किया है। धन्यवाद।